नमस्कार, 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। खबरों के कंप्लीट बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। 10 बजे रात पूरे दिन की बात की शुरुआत करेंगे ब्रेकिंग न्यूज से। दुर्ग से खबर है, गांजा तस्करी करते जीआरपी पकड़ाई है। गांजा तस्करी के 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों में 2 जीआरपी दुर्ग के सिपाही शामिल हैं। आरोपियों से 16 किलो गांजा जब्त किया गया है। सीएसपी दुर्ग स्क्वाड की कार्रवाई है। मोहन नगर थाना क्षेत्र का मामला है। आकाश, बड़ी हैरानी की बात यह है कि जिनका काम है कि इस तरह की घटनाओं को रोकें, उसमें यानी 2 सिपाही उसके भी थे, जीआरपी के भी 2 सिपाही थे। बिल्कुल, जिस तरीके से ये देखा जाता है कि जो रेलवे है उसके आपराधिक जो सामग्री है वो कहीं न कहीं आरोपी जो है वो लेकर के आना जाना करते हैं और जिसकी निगरानी और जिसको पकड़ने का काम जो है वो जीआरपी पुलिस का होता है। लेकिन आज जो हैरान करने वाली बात ये सामने आई कि 2 जीआरपी पुलिस कर्मी जो है वो इस चपेट में आए हैं और उनके द्वारा ही लगातार ये जो आरोपी है जो पकड़ा गया है, एक इनका साथी है, वो उसके माध्यम से गांजा जो है खपाया करते थे। आज जो दुर्ग सीएसपी का स्क्वाड है उनके द्वारा लगातार एक दीपक नगर क्षेत्र में गांजा बेचने की शिकायत पर एक जांच बैठाई गई थी। वहां पर निगरानी की जा रही थी कि कौन यहाँ पर जो गांजा खपाया करता है। तो एक आरोपी जो गिरफ्तार हुआ, आकाश भदौरिया, उसके माध्यम से ये जानकारी मिली कि उसे जो है गांजा जीआरपी पुलिस में पदस्थ 2 कांस्टेबल जिनके द्वारा लगातार पूर्व से ही उसे गांजा दिया जाता था ताकि वो उसे बेचे और बेचने के बाद पैसा जो है वो इन दोनों कांस्टेबल विकास सिंह और शैलेंद्र कुमार, इन दोनों को वो अलग अलग माध्यम से वो पैसा दिया करता था। और इस पुलिस पूछताछ में ये दोनों कांस्टेबल को भी जो है गिरफ्तार किया गया है। ये पुलिस ने इन तीनों के खिलाफ जो है एनडीपीएस एक्ट की धारा के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और साथ ही साथ ये भी पता कर रहे हैं कि ये जो दोनों जो पुलिस कर्मी हैं, जो जीआरपी कर्मी हैं, इनके किनके साथ में तार जुड़े हुए हैं। क्या ये पूर्व से किसी तस्कर से जुड़े हुए हैं या फिर जिस तरीके से बात सामने आ रही कि जो ट्रेन में जो गांजा छोड़ दिया करते थे और उसे ये लेकर के ये जांच का विषय है। आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। अब अपने दर्शकों को और अब खबरें विस्तार से। भोपाल में G20 की 2 दिवसीय थिंक 20 बैठक चल रही है। इन बैठकों में 22 देशों के 94 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बैठक के उद्घाटन सत्र में पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया है। भारत G20 सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। G20 के अंतर्गत 2 दिवसीय थिंक 20 बैठक भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आज से शुरू हो गई है। इन बैठकों में 22 देशों के 94 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। सीएम शिवराज ने बैठक के उद्घाटन सत्र में पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया। सीएम ने कहा कि हमें प्रकृति का दोहन करना चाहिए, शोषण नहीं। साथ ही कहा कि भारत एक ऐसा देश है जिसने हजारों साल पहले कहा था कि एक ही चेतना सब में है, इसीलिए भारत में गो पूजा से लेकर प्रकृति पूजा तक की जाती है। सीएम ने सभी प्रतिनिधियों से बैठक के बाद सांची ट्राइबल म्यूजियम, भीमबेटका, महाकाल दर्शन करने की भी अपील की। इतने लोग पधारे हैं, आप जो चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, उसमें से निश्चित तौर पर अमृत निकलेगा। गौरतलब है कि G20 के अंतर्गत थिंक 20 के 2 दिवसीय इस बैठक में पर्यावरण सम्मत जीवन शैली, नैतिक मूल्य तथा सुमंगलमय युक्त वैश्विक सुशासन विषय पर देश और विदेश से आए मंत्री और विषय विशेषज्ञों द्वारा विचार मंथन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर वंशवाद की चर्चा तेज हो गई है। बीजेपी के कद्दावर नेता गौरीशंकर बिसेन ने अपनी बेटी को चुनाव मैदान में उतारने का ऐलान किया। इस पर कांग्रेस ने बीजेपी पर कथनी और करनी में अंतर होने का आरोप लगाया और बीजेपी नेता कन्नी काटते हुए दिखे। तेईस की तैयारी, टिकट की दावेदारी, परिवार को मिलेगा टिकट या होगा पत्ता कट। चुनावी मौसम में टिकट के दावेदार सक्रिय होने लगे हैं। दावेदारों का एक तबका ऐसा भी है जिन पर वंशवाद के आरोप लग रहे हैं। ऐसे में पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने खुद की जगह नई पीढ़ी को मौका देने की बात कही है। बिसेन के लिए नई पीढ़ी से मतलब उनकी बेटी मौसम बिसेन से है।
कार्यकर्ता को टिकट देना होगा, पार्टी देगी। 42 ईयर्स की एज उसकी हो चुकी, 3/12/80 का उसका जन्म है मेरी बेटी का। मुझे तो पार्टी जहाँ चुनाव लड़ेगी वहाँ लड़ने को मैं तैयार हूँ। सिर्फ 111 बालाघाट विधानसभा क्षेत्र से मैं विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि 13 बार मैं वहाँ से विधानसभा और लोकसभा के लिए मुझे जनता ने वोट दिया है। एक बार मेरी पत्नी को दिया है, अब 14 बार हो गया, बहुत हो गया। अब नई पीढ़ी को हम अवसर देना चाहते हैं। गौरी शंकर बिसेन अपनी बेटी को चुनावी मैदान में उतारने की घोषणा पहले ही कर चुके हैं, लेकिन उस समय बीजेपी ने इसे उनका व्यक्तिगत बयान बताकर पल्ला झाड़ लिया था। इस बार बीजेपी नेता बचाव की मुद्रा में है और कांग्रेस इसे बीजेपी का दोहरा चरित्र बता रही है। तो गौरी शंकर जी से हमारी प्रार्थना है कि या तो चरित्र की बात ना करा करें। दर्जनों भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जिन्होंने परिवारवाद का लाभ लिया है, चाहे वो ओम प्रकाश सकलेचा जी हों या और कोई हो। तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी अपनी कथनी और करनी के अंतर को स्पष्ट करे, नहीं तो जनता को समझ आ जाएगा कि इनका वास्तविक चरित्र क्या है। उनके अगर परिजन भी कोई लंबे समय से पार्टी का काम कर रहे हैं और उस क्यू में है और उनका नाम भी अगर वो आगे बढ़ाने का काम करते तो ये स्वाभाविक, मैं समझता हूँ कि युवाओं को मौका देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने सदैव किया है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने नए नेतृत्व को तलाशने का काम किया है। हालांकि गौरी शंकर बिसेन अकेले बीजेपी नेता नहीं हैं, उनके अलावा कई नेता अपने बेटे बेटियों को सियासत में लाना चाहते हैं। नागौद विधानसभा क्षेत्र के विधायक नागेंद्र सिंह अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनकी उम्र 80 साल है। पार्टी के गलियारों में सुना जा रहा है कि नागेंद्र सिंह अपने दोनों बेटों या फिर भतीजे में से किसी एक के लिए आगामी चुनाव में दावेदारी करेंगे। मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र प्रताप भी राजनीति में सक्रिय हो चुके हैं। देवेंद्र को अपने पिता के उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जा रहा है। ग्वालियर से ही पूर्व सांसद प्रभात झा के बेटे तुष्मुल झा भी अपना पैर राजनीति के अखाड़े में जमाने में लगे हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बेटे सुकर्ण मिश्रा ग्वालियर चंबल क्षेत्र में सक्रिय हो चुके हैं। प्रदेश कार्य समिति के सदस्य सुकर्ण मिश्रा अपने पिता की तरह लोगों के बीच जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी में ऐसे नेताओं की लंबी लिस्ट है जिनके परिजन राजनीति में सक्रिय होने जा रहे हैं। इनमें पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन के बेटे मंदार, उम्रदराज मंत्रियों में गोपाल भार्गव अपने बेटे अभिषेक, दिवंगत भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन सिंह, मंत्री विजय शाह के बेटे दिव्यादित्य शाह, विधायक सुलोचना रावत के बेटे विशाल रावत, पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह के बेटे राकेश सिंह शामिल हैं। कांग्रेस में भी ऐसे नेताओं की लंबी फेहरिस्त है। इनमें पूर्व मंत्री विजेंद्र सिंह राठौर के बेटे नितेंद्र राठौर, पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया के बेटे विक्रांत भूरिया, कांग्रेस के दिग्गज नेता महेश जोशी के बेटे पिंटू जोशी, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के बेटे शिवी शर्मा, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के भतीजे अनिरुद्ध प्रताप सिंह, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति के बेटे नीर प्रजापति, प्रेमचंद गुड्डू के बेटे अजीत और बेटी रीना जैसे कई नाम हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंशवाद को लेकर अक्सर कांग्रेस और गांधी परिवार की आलोचना करते रहे हैं। अब मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को वंशवाद वाली छवि तोड़ने की चुनौती है और बीजेपी के सामने भी कथनी और करनी साबित करने का चैलेंज है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। और अब अपने दर्शकों को मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री का एक अलग अंदाज दिखाते हैं। कभी वो सफाई करने के लिए गंदे नाले में कूद जाते हैं, तो कभी सार्वजनिक शौचालय साफ करते हुए नजर आते हैं। इस बार तो वो जनता के पैरों में झुक गए और जनता के पैर धोने लगे। बीच सड़क पर एक व्यक्ति का अपने हाथों से पैर धोते और पोंछते ये कोई आम आदमी नहीं है। ये MP सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं, जो एक बार फिर चर्चाओं में हैं। दरअसल मंत्री साहब सड़कों का निरीक्षण करने पहुंचे। यहाँ उनके एक समर्थक का पैर कीचड़ में गंदा हो गया। फिर क्या था, ऊर्जा मंत्री ने तत्काल पानी मंगाया और उसके पैर धोने लगे। पैर धोने के बाद उसे पोंछा भी। इस बारे में ऊर्जा मंत्री का कहना है कि ये तो उनका फर्ज था। हमारा दायित्व है, उसे तकलीफ हुई, उसके मैंने अपने हाथों से सौरभ शर्मा के मैंने पैर धोए। हमारी सरकार का दायित्व है कि लोग अच्छे मार्ग से चलें। वहीं कांग्रेस इस मुद्दे पर ऊर्जा मंत्री को घेर रही है। कांग्रेस का कहना है कि ये प्रद्युम्न सिंह तोमर का चुनावी स्टंट है। प्रद्युम्न सिंह तोमर को समझना चाहिए कि ठीक है, आप राजनीति करना चाहते हो, वोट लेना चाहते हो, लेकिन ऐसी ओछी राजनीति करना औचित्यपूर्ण नहीं है। 2023 चुनावी साल है। साल के अंत में प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर प्रदेश सरकार की ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर आए दिन कुछ न कुछ ऐसा कह देते हैं कि वो जनता के दिल तक पहुंच सके।
कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दिनों कथा नीति चल रही है। असल में यह है क्या, जरा मैं आपको बताता हूं। चुनाव के पहले जनप्रतिनिधि और टिकट के दावेदार धर्म के सहारे जीत का रास्ता तलाश रहे हैं, इसलिए मोटी दक्षिणा देकर भागवत कथाओं का आयोजन करवा रहे हैं और इसमें उमड़ती भीड़ से जनाधार बढ़ने की उम्मीद लगा रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ऐसे आयोजनों से गुरेज नहीं कर रही है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि कौन आस्तिक है और कौन नास्तिक, ये जनता समझती है। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण के इस पहले श्लोक का अर्थ है जो सत्य, चित्त और आनंद के स्वरूप है, जो संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति और प्रलय के कारण है, जो तीनों प्रकार के तापों का विनाश करने वाले हैं, उन परम पिता भगवान श्री कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं। जीवन की सही दिशा और मोक्ष का मार्ग बताने वाले श्रीमद् भागवत कथा के आयोजनों में हमेशा बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं। अब इस भीड़ में राजनीतिक दलों को संभावित वोटर नजर आने लगे हैं। यही वजह है कि चुनावी साल में ऐसे धार्मिक आयोजनों की संख्या बढ़ गई है। बीते 4 साल के दौरान प्रदेश में ऐसे करीब 50 बड़े आयोजन हुए, लेकिन चुनावी साल शुरू होते ही सिर्फ 1 महीने में ही दर्जन भर से ज्यादा आयोजन हो चुके हैं। खास बात यह है कि आयोजन करने वालों में बड़ी संख्या जनप्रतिनिधि और टिकट मांगने वाले दावेदारों की है। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे इसे राजनीति के लिए अच्छा संदेश बता रहे हैं। धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन गांवों में भी लगातार बढ़ रहा है और चूंकि लोकतंत्र है, लोगों के बीच में राजनेताओं को जाना पड़ता है, इसलिए ऐसे कार्यक्रमों को लोग माध्यम भी बना लेते हैं। मुझे लगता है इसमें किसी को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। धार्मिक आस्था बढ़ना भी चाहिए और लोगों का विश्वास अगर धर्म के प्रति बढ़ता है तो मुझे लगता है कि राजनीति के लिए भी अच्छा संदेश है। कथा की राजनीति में बीजेपी भी पीछे नहीं है। बीजेपी के मुताबिक धार्मिक आयोजन में जाना सामान्य बात है, लेकिन कौन आस्तिक है कौन नास्तिक, ये जनता समझती है। देखिए, धार्मिक आयोजन करना, मंदिर जाना, पूजा पाठ में जाना, भागवत में जाना, रामायण में जाना, ये कॉमन बात है। वोट की राजनीति करने के लिए मैं टोपी पहन करके निकल जाऊं और जनता वोट में इतनी समझदार हुई, कौन कितना नास्तिक है कौन कितना आस्तिक है, इसको अच्छी तरीके से पहचानती है। गांव-गांव में भागवत होता है और मैं तो पिछले 5 सालों से जा रहा हूं, इसलिए इसको सियासी रूप अगर कोई दे रहा है तो अच्छी बात नहीं है। दोनों ही पार्टियां धर्म के नाम पर राजनीति से इनकार करती रही है, लेकिन धार्मिक आयोजनों में नेता बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। सवाल है कि क्या इससे जनाधार बढ़ेगा, क्या इससे वोटर रिझेंगे? ऐसे तमाम सवालों के लिए नेता गीता के एक श्लोक को आधार मानकर चल रहे हैं। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फले हेतुर्भुर्मा ते संगोत्स्व कर्मणि, यानी कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फलों पर नहीं। इसलिए कर्म करो, फल की चिंता मत करो। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि। आगे हमारे सहयोगी अविनाश कर पेश करेंगे लॉकअप।